কি আছে আপনাদের? কি আছে একটু বলবেন? आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है शुद्धशील घोष जी, सीधे कोलकाता से स्वागत कर रहा हूँ। वो देखिए, आप लोग जो है वो प्रियो बंधु हिंदी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल के साथ साथ, क्योंकि अब प्रियो बंधु जी हिंदी में आ गए हैं और हिंदी अच्छी खासी बोलने लगे हैं। पहले भी ऐसे ही बोलते होंगे लेकिन मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। वही बोला कि ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत है, बट सर गुड पॉइंट इज जो हमारा ऑल इंडिया ऑडियंस है वो लोग बहुत सपोर्टिव है, उनको नमन, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपके जो भाषा है, आप जो बोलने का कोशिश कर रहे हो वो हमको समझ में आ रहा है, वही हमको चाहिए था। तो थैंक यू इतने सपोर्ट देने के लिए। तो मैं भी थोड़ा बहुत हिंदी सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ, बस। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा का की में फर्क होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सब समझते हैं। बिल्कुल शुद्ध तो मैं बंगाली बोलूंगा तो मैं गड़बड़ करूंगा ना, हिंदी बोलोगे तो आप गड़बड़ करोगे, तो उसमें क्या है। तो ये फालता का परिणाम आ गया। फालता में वो देख रहा था शुभेंदु जी जब विक्ट्री स्पीच दे रहे थे तो वो फिर पुष्पा को याद कर रहे थे। पुष्पा का पता ही नहीं चल रहा है, और पुष्पा को लेके पूरा तृणमूल में जो है वो हंगामा मचा हुआ है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि इसको क्या हुआ, किसने इसको बैठाला, अभिषेक क्यों नहीं बोल रहे। क्या लग रहा है आपको ये तृणमूल देखिए, जब टूटेगा? रिजल्ट आउट हुआ था 4 मई को, तो उसके 2 दिन बाद ही एक टीवी शो में आके मैंने बोला था कि आप लोग तृणमूल को लेकर क्यों डिस्कशन कर रहे हो, वो बंगाल पॉलिटिक्स से इररिलेवेंट हो चुका है। तो तब तो मुझे बहुत गाली पड़ा था कि भाई क्या बात कर रहे हो, जिसके पास 29 लोकसभा का एमपीज है, जिसके पास 80 एमएलए है, जो प्रधान विरोधी है यहाँ पर, आप उसको पॉलिटिकली इररिलेवेंट कैसे बोल सकते हो। आप देखिए, 20 दिन भी नहीं हुए हैं, एक पार्टी जो मेन ऑपोजिशन है स्टेट में, पोजीशन में आ रहा है और नोटा के साथ अच्छे खासा फाइट हो रहा है, उनका जमानत जब्त हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल इररिलेवेंस नहीं है तो क्या है। और सोच लीजिए, रिजल्ट के 4 दिन के बाद अगर किसी पार्टी का ऐसे हाल हो जाते हैं तो अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इस पार्टी का क्या रिलेवेंस रहेगा। जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता आया हूँ कि ये बांग्ला कांग्रेस एक टाइम में बंगाल में हुआ करते थे, आज उसका नाम भी किसी को याद नहीं है। वही सेम चीज ये टीएमसी के साथ होने वाला है, क्योंकि ये पार्टी तो नीति आदर्श के कारण बना ही नहीं था। ये पार्टी बना था बस सीपीएम को हटाने के लिए, कांग्रेस से नहीं हो रहा था। तो जिस दिन सीपीएम हट गया उस दिन इनका रिलेवेंस खत्म हो गया। उसके बाद जो ये 15 साल राज किया, बस कुछ लोग मिलके, जो गुंडे लोग हैं वो मिलके करप्शन, पावर को मिसयूज करते हुए कर रहे थे। तो जब भी वो पावर से जाएंगे, आपके पास अगर नीति आदर्श नहीं रहेंगे तो कैसे आपका पार्टी टिकेंगे। तो दे आर जस्ट गॉन। और ये जो आप बात बोल रहे हो कि जहांगीर खान को लेके बात कर रहे हैं, ये कुणाल घोष से लेकर सब बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं, भाई इतने दिन आप कहाँ थे, इतने दिन आप क्यों चुप बैठे थे। जहांगीर का नॉमिनेशन तो काल नहीं हुआ, 4 तारीख के बाद तो नहीं हुआ, उसके पहले आपका बयान किधर थे। तब ये कुणाल घोष वगैरह जो था ना, ये 2 चीज बोल के आपने बात चालू करते थे कि ममता बनर्जी हमारी लीडर है और अभिषेक बनर्जी हमारा सेनापति है। अभिषेक बनर्जी का चापलूसी नहीं करके इन लोगों का दिन नहीं चलता था, उनका चप्पल चाटता था। आज अभिषेक बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी उनका औकात समझा दिया, तो इसलिए ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। चप्पल चाटा मतलब चोटी चाटा।
चोटी चाटा चपलूसी करने वाला है लिटरली। ये जो पार्थ चैटर्जी है ना, एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, ये जिनके घर में गर्लफ्रेंड के घर से वो 50 करोड़ का कैश बरामद हुआ, तो महासचिव बुलाते थे उनको, जो एक राष्ट्रसंघ में है महासचिव और दूसरे तृणमूल कांग्रेस में था। तो इस पार्थ चैटर्जी के घर में जब अभिषेक बनर्जी जाते थे या पार्थ चैटर्जी अभिषेक बनर्जी के घर में आते थे, तो ऐसे सुनाई देता था अभिषेक बनर्जी चेयर में बैठते थे और ये पार्थ चैटर्जी को उनको पैरों के नीचे बैठना पड़ता था। ये था इन लोगों का औकात, ये था इनका नेतागिरी। और ये लोग खुशी खुशी मानते थे, ये लोग बोलते थे हमारा एक ही पोस्ट है, बाकी सारे लैंप पोस्ट है। तो ये लोग अब क्या बयानबाजी दे रहे हैं, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी इज इररिलेवेंट, उसको डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक ही चीज है, टीएमसी के अंदर अभी भी जो है ना, वो एंटी इंडियन है, वो देश के लिए हार्मफुल है। जितने जल्दी हो सके इन लोगों को अंदर दो, एनआईए इन्वेस्टिगेशन करो, इनका काले करतूत सामने लेके आओ, दैट्स इट। टीएमसी का और कोई रेलेवेंस नहीं है। कल मैं देख रहा था कि तृणमूल के गुंडों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो तृणमूल के गुंडों में जहांगीर खान था, जैसे शौकत मुल्ला था, सोना पप्पू था, कल शुभेंदु जी किसी का नाम ले रहे थे, राजू नस्कर, ये कोई आपका हावड़ा का कोई आकाश सिंह है, और कोई वो मियां शमीम। शमीम तो वही है ना जिसके घर से वो सोने वोने वाला पलंग बरामद वो घर के नीचे वो सब मिला। बाकी उधर बीरभूम में अनुब्रत है, काजल शेख है, कौन कौन? और जरा थोड़ा सा बड़े बड़े गुंडों की जरा एक फहरिस्त तो बताइए एक। देखिए सर, मैंने एक चीज आपको बोला था ना कि लोकल सीएम, आपको वो टर्म शायद याद है। ये ममता बनर्जी तो स्टेट का सीएम हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हर इलाके के शेख शाहजहां जैसे बंदे को ना लोकल सीएम बना दिए थे। जितने भी छोटे लोकेलिटी है वो खुद को वहां का सीएम समझते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जहां पर मेरा पहले वोटर का नाम होता था, मेरे गांव के घर जिधर है जमालपुर, वहां पर एक बंदा है जिनका कौन जिला पड़ा? जमालपुर? वो पूर्व वर्धमान, जमालपुर, मेमारी था ना, मेमारी के बाजू वाला असेंबली है ये जमालपुर, जहां से इस बार अरुण हल्दर जीता है भाजपा के लिए। तो वहां पर महबूब खान करके एक बंदा है। तो ये इनका तो जितना काले कारनामा है आप सोच लीजिए। एक चीज एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर काजी नजरुल इस्लाम जी का एक पूरा मूर्ति है। तो नजरुल जी का जब भी जन्मदिन होता है या उनका डेथ एनिवर्सरी होता है, लोग जाके उसको वहां पर पुष्पार्घ्य देंगे, फूल देके उनको थोड़ा सम्मान जनाएंगे। लेकिन ये महबूब खान का खुद का प्रॉपर्टी बन चुका था। वो छोड़ के अगर वो टीएमसी का भी कोई है, वहां पर जाके फूल नहीं चढ़ा सकते थे। ये था इन लोगों का दबदबा। तो अभी ये भाजपा आने के बाद सारे एक 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 करके जा रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन मुश्किल की बात ये है, ये लोग को जब बेल के अर्जी बोल रहे हैं ना हाईकोर्ट में, सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। और इनके बचाव के लिए अभी कोई नहीं बचा है। तो सीपीएम का वो विकास रंजन भट्टाचार्य वो आ गया और वो आके खुल्लम खुल्ला बोलता है अगर जरूरत पड़े तो मैं ममता बनर्जी का साथ भी दे दूंगा, उनके लिए भी वकील बन जाऊंगा। तो जो चीज मैं बोलता था कि ये देखिए मुस्लिम लीग है और उसके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है, किसी का नाम टीएमसी है, किसी का नाम कांग्रेस है, किसी का नाम सीपीएम है, किसी का नाम आईएसएफ है, किसी के नाम आईमीम है, किसी के नाम एजीयूपी है, लेकिन सारे ये मुस्लिम लीग का ही फ्रेंचाइजी है। तो जब भी इनका प्रॉब्लम होगा ये मिला बांट के आ जाएंगे और ये लोग सब लोग मिलके ये हिंदू के अगेंस्ट लड़ेंगे, यही इनका एजेंडा है। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था नहीं, जैसे आपने एक नया नाम बताया महबूब शेख, मैं एक लिस्ट कंपाइल कर रहा हूँ महान गुंडों की। वो गुंडे जिनका भविष्य जो है वो इस चुनाव ने हमारे होनहार गुंडों का जो है वो भविष्य खराब कर दिया। तो ये जो होनहार गुंडे थे इनकी एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप भी मदद करें जो मैंने बताई आपको उसके अलावा। आप जो नाम ले रहे हैं वो छोटे मोटे गुंडे हैं, आप थोड़ा बड़े गुंडे का नाम ले लीजिए। जैसे शौकत मोल्ला का नाम ले लीजिए, जैसे उदयन गुहो का नाम ले लीजिए, जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम ले लीजिए, जैसे फिराद हाकिम का नाम ले लीजिए। नाम थोड़ा बड़ा कीजिए क्योंकि छोटे मोटे लेंगे तो अभी अच्छा, तो सिद्दीकुल्ला चौधरी तो एमएलए था ना, मिनिस्टर था? मिनिस्टर था। ये सारे नाम जो बोला ये सारे मिनिस्टर थे। और इन लोगों का नाम मैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, शौकत मोल्ला मिनिस्टर थोड़ी था? नहीं, शौकत मोल्ला एमएलए था, लेकिन उदयन गुहो, सिद्दीकुल्ला चौधरी, फिराद हाकिम ये सारे तो मिनिस्टर था। अब छोटे मोटे जो गुंडे के नाम आप ले रहे हो वो सारे को अंदर डालने के पहले एक नया जेल बनाना पड़ेगा। वो जेल जब तक नहीं होगी तो कहां पर रखेंगे?
तो ये उदयन बोस या क्या, उदयन घोष, तो उदयन गुहो, ये कहाँ का है? ये नॉर्थ बंगाल है, कुछ बिहार का दिनहाटा। तो आपको याद है अच्छा अच्छा। 2021 में निशित प्रामाणिक हाँ वहां से फाइट कर रहे थे, तो पहले तो हाँ वो हार गए, फिर रिकाउंट किया तो वो 75 या 79 वोट से जीत गया, तो वो था हाँ। उदयन गुहा। उसके बाद रिपोल हुआ तो 1,73,000 ऐसे कुछ मार्जिन से वो सीट जीता था। अभी इस बार फिर से वो हार गया, और वहां पर निशित प्रामाणिक भी नहीं खड़ा था, कोई दूसरे अजय राय करके एक बंदा था वो खड़ा था, तो वहां पर उदयन गुहा हार गया। तो ये उदयन गुहा एक्चुअली लेफ्टिस्ट था, वो फॉरवर्ड ब्लॉक का बंदा था। तो उनके जो पिताजी है कमल गुहो, वो बहुत रेस्पेक्टेड, मतलब लेफ्टिस्ट है, बट वही भावना के लेफ्टिस्ट थे। तो ये उदयन गुहो अपने मिनिस्ट्री रखने के लिए अपने बाप को भी चोर बना दिया, बोला मेरा बाप भी चोरी करता था। तो ये है इन लोगों का आइडियोलॉजी। और डरा के, धमका के, मार के, पीट के ये लोग सब करते थे। वो बोलते थे सबका हाथ काट देंगे, ओपन थ्रेट देते थे, और ममता बनर्जी चुप होकर बैठे थे। अभी हार गए तो उसके बाद वो घर से ही नहीं निकल रहा है। अभी उनका हाथ पैर कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा, ये सिचुएशन आ गया। हर जिला में, हर इलाका में इनका ऐसे ऐसे एक एक गुंडे थे। तो उनका लिस्ट अभी आ रहा है धीरे 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 धीरे। और इनका ही लोग, गियासुद्दीन मोल्ला जो मोगराहाट पश्चिम से एमएलए हुआ करते थे, उनका मिनिस्टर हुआ करते थे, वो डायरेक्ट अभी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के अगेंस्ट एलिगेशन लेके आ रहा है और एफआईआर कर रहे हैं। उनके पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो वो उसको क्या दिक्कत है मुल्ला को? ये गियासुद्दीन मुल्ला जो बात बोल रहा है कि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे जो अभिषेक बनर्जी का बहुत क्लोज है। तो वहां पर जितना भी पंचायत है, उनका टिकट बांटना है या पंचायत के प्रधान बनाना है, तो उसके लिए वो पैसा वसूलते थे। या पंचायत समिति, जिला परिषद, वहां पर भी अगर टिकट देना है या वहां पर पद देना है, तो उसके लिए भी वो पैसा उठाते थे। तो ये जब गियासुद्दीन मुल्ला ने उनको बोला कि भाई तू ऐसे क्यों पैसा उठा रहा है, शायद उन लोगों को कुछ दिक्कत हुआ कि गियासुद्दीन मुल्ला नहीं उठा पा रहा है, मालूम नहीं। तो ये पुलिस जाके उन लोगों को पीट देता है। तो फिर गियासुद्दीन मुल्ला चले जाता है डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पास कि देखो ये पुलिस हो के ऐसे पैसा वसूल रहा है, और हम लोग जब बोल रहे हैं तो हमको पीट रहे हैं। तो बाद में क्या होता है, उनको पनिशमेंट देने के बदले में अभिषेक बनर्जी उसको वहां पर एसडीपीओ बना देते हैं, और पूरे जो डायमंड हार्बर इलाका है उसका पूरा कंट्रोल उस पुलिस को दे देता है। मतलब बोलता है तू अच्छा कर रहा है मोगराहट पश्चिम से, अब पूरा डायमंड हार्बर से तू पैसा वसूल कर। तो और उसके बाद उसको पूरा कंट्रोल चले जाता है। तो ये गियासुद्दीन मोल्ला भी बोल रहा है कि देखो हमने बोला था, उसके बाद भी उसको पनिशमेंट देने के बदले अगर पूरा कंट्रोल दे देते हैं, तो इसके मतलब ये जो पैसा वसूली हो रहा था, इसमें खुद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इन्वॉल्व है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो बोल रहा है वहां पर। तो इस बार तो उसको टिकट नहीं मिला ना मगरहाट पश्चिम का? नहीं नहीं नहीं, नहीं मिला था। और वो ये भी बोल रहा है कि मैं इतने दिन नहीं बोला था, क्योंकि अगर बोलते थे तो मैं मर्डर हो जाता। अभी शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ है, हालांकि वो मेरे ऑपोजिशन का पॉलिटिक्स करता है, लेकिन जो वातावरण इतने 7-10 दिन में क्रिएट कर दिया, तो मुझे डर नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं अभी एलिगेशन लेके आ रहा हूँ, आप इन्वेस्टिगेशन करके देखिए मेरे बाद में सच है कि नहीं है। तो ये श्रीकुला चौधरी का क्या है? वो घर में घुस गया, अभी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इन लोगों को। उसका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? वो मंतेश्वर में था। मंतेश्वर मतलब पहले वो मंगोलकोट में था। तो मंगोलकोट में वहां पर का टीएमसी का जो लीडर था अपूर्व चौधरी, ऐसे कुछ नाम है, तो उसके साथ भयंकर फाइट हो गया। तो फिर उसको मंगोलकोट के हटा से मंतेश्वर दे दिया, और एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर दे दिया। तो वहां पर जाके वहां पर भी बवाल हो गया, वहां पर जो लोकल लीडर था उसके साथ हेवी टसल होता था, और फिर इस बार तो हार ही गया। अच्छा, ये ममतेश मुर्शिदाबाद में है ना? नहीं, ये पूर्व वर्धमान है, वो मेमारी के आजू बाजू में ही है ये सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, तो पूर्व वर्धमान में तो गजब हुआ ना वहाँ पे, 0 से बढ़ के है, आपसे 14 पहुंच गए 16 में से। एकदम एकदम। कहाँ 0 हुआ करता था। अच्छा, तो ये जो कल ममता दीदी ने एक फेसबुक पे एक स्पीच दिया, वो मैंने देखा था। तो वो फेसबुक पे स्पीच देने का ममता दीदी का क्या प्रयोजन है? पहले बात तो फेसबुक में क्यों दी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? अभी सवाल से डरने लगे हैं ममता बनर्जी। और दूसरी बात यह है कि 20 दिन चुप रहने के बाद बीच में एक बार कोशिश किए थे वो हाईकोर्ट जाने के लिए, वहां पर जो चोर 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 स्लोगन सुनने मिला, उसके बाद तो फलता तक गया ही नहीं। तो फिर एक चीज होता है, हमारा यूएस से एक बहुत बड़ा हस्ती आते हैं,
और वो आके कलकत्ता में सीधे लैंड करते हैं और मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में जाके वहां पर मीटिंग करते हैं। और ठीक उनका मीटिंग होने का 2 दिन पहले दो वहां का नन पहुंच जाता है ममता बनर्जी के घर कालीघाट में। वो फुटेज भी हम लोगों के पास है। और ममता बनर्जी का बयानबाजी चालू हो जाता है। और एक चीज सर देखिए, जब ममता बनर्जी हार गए, घर में घुस गए, तो उत्तर प्रदेश से एक टोपी वाला पप्पू आ जाता है कलकत्ता में, जिनका पार्टी का वेस्ट बंगाल से कुछ लेना देना है नहीं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के साथ उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब वो पहुंच जाते हैं तभी उनके बाद ही ये टीएमसी वालों का बयानबाजी फिर से चालू हो जाता है। तो ये सारे जो चीज है, यहाँ पर कोई मिस्ट्री है क्या, कुछ भी कनेक्शन है क्या? ये तो सबसे बड़ा बवाल है कि भाई ममता बनर्जी इलेक्शन हार जाने के बाद भी बात करते हैं और जो बात कर रहे हैं उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन हर बार बंगाल के बाहर से कोई आ रहा है और ममता बनर्जी से कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल रहा है और उनके बाद ही उनका बयानबाजी चालू हो रहा है। तो इसके मतलब ममता बनर्जी जो बोल रही है, जो कर रही है, वो अपने मर्जी से नहीं कर रही, बाहर से किसी ने उंगली हिला रहा है और उस इशारे पे ममता बनर्जी को चलने के लिए अभी वो मजबूर हो गया है। वो क्या देश के लिए खतरा है? ये सवाल पैदा हो रहा है सर। इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका सच सामने आना चाहिए। ममता बनर्जी पावर से गई है, लेकिन जो सिंडिकेट वो अभी भी यहाँ पर कायम है और वो आगे आगे के दिन वो मुश्किल होने वाला है। अब फौलता का ही रिजल्ट देख लीजिए एक चीज, ये जो फौलता में भाजपा को 70% पोल मिला। मैं मेरे हिंदी चैनल में इसका डिटेल में डिस्कशन किया, 2001 से भाजपा का कैसे वोट शेयर आगे पीछे होते गया, उसका पूरा एनालिसिस दिया। बट आप एक चीज देख लीजिए, ये जो फौलता है यहाँ पर मुस्लिम है 30% और हिंदू है 70% और भाजपा को वोट मिलते हैं 70%। उसके मतलब जितना भी हिंदू वोट था उसका 100% कंसिडरेशन फौलता में हुआ है। हिंदू आप दूसरे कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। लेकिन उल्टा साइड में आप देखिए, हिंदू वोट के अगेंस्ट में जो मुस्लिम वोट है वो भी 100% कंसोलिडेटेड है। और वो इतने पावर हाउस समझ रहे थे टीएमसी को, जब भी वो सत्ता से गए उनको समझ में आ गया कि टीएमसी आगे कुछ नहीं करने वाला है। इमीडिएटली वो 100% ही वहां पर कंसंट्रेटेड है, शिफ्ट हो गया सीपीएम के तरफ। और यही सबसे बड़ा दिक्कत की बात हो रहा है, क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है, उनका डेडिकेटेड वोट बैंक अभी भी बंगाल में तैयार नहीं हुआ है। उनका जो डेडिकेटेड वोट बैंक है वो बहुत ही अल्पसंख्यक है, 15-20% है। बाकी ये जो मार्क्सिस्ट का वोट था, ये टीएमसी का वोट था, जो हिंदू वोट, वही बीजेपी में ट्रांसफर हुआ, इसलिए 2026 में चेंज हुआ। लेकिन ये जो मार्क्सिस्ट और टीएमसी का वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है, दे आर बेसिकली सेकुलर। वो इस बार चेंज के लिए वोट किया था, लेकिन आगे वो सेम चीज सेम पैटर्न में वोट करेंगे क्या? अगर वहां पर स्प्लिट हो जाता है तो बहुत बड़ा दिक्कत आगे आने वाला है, क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट है, वो टीएमसी से सीपीएम में अभी कन्वर्ट हो गया है। और ये जो सीपीएम का हिंदू वोट बैंक जो बीजेपी में आया था, वो अगर वो वापस सीपीएम ले लेते हैं तो वहां पर फिर से भाजपा यहाँ से पावर से जाने के लिए एक जगह बन जाएगा। और देखिए इतना बड़ा मार्जिन, 1,09,000 से हरा सीपीएम, बट उसके बाद उनका जो स्टेट सेक्रेटरी है सलीम साहब, उनका मुंह में उनका मुस्कुराहट देखिए, कितना हंस रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। और अगर बयान आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ओपन बोलता है कि भाई अभी भाजपा को हटाना है, ये कैसे 2026 में हो गया हमको मालूम नहीं है, मैं लेफ्टिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट को बुला रहा हूं, आप आके मुझे मिलिए। लेफ्टिस्ट का जो लॉयर है, जो राज्यसभा का एमपी भी हुआ करते थे, विकास रंजन भट्टाचार्य, वो बोल रहा है कि ममता बनर्जी अगर उसके पास कोई नहीं होता है और वो मुझे हेल्प के लिए बोलता है, मैं उनके लिए केस लड़ूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये सारे चीज, ये सारे जो इंडिकेशन है, भयंकर तरीके से बंगाल का पॉलिटिक्स अभी जो पैराडिम शिफ्ट हो रहा है ना, वो डेंजर जोन में है अभी। हाँ, ये तो आप तो कह सकते हैं इसका जो लेफ्ट का मामला है, वो लेफ्ट तो है तो बड़ा डाइसी है, वो उस तरह से काम करता है लेफ्ट वाला। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, देखें आप तो अभी भी यदि आप विधानसभा का रिजल्ट एनालाइज करें तो विधानसभा का रिजल्ट में बीजेपी को करीब 46% वोट मिला है, 45.84 था और फलता के पास बात कुछ और बढ़ गया होगा, 45.9, 46 मान लेते हैं। तो उनको 46% वोट मिला है। और ये 46% वोट जो है, ये अगर आप 70% मान लीजिए, ये
आपका हिंदू हिंदू वोट वोट। है, तो इसका मतलब अभी हिंदू वोट का 65% ही मिला है। हम्म। तो अब जो 35% नहीं मिला है, मैं ये मानता हूँ, खासतौर से जब मैं देखता हूँ साउथ 24 परगना को देखता हूँ, या फिर और थोड़ी जगह देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अभी भी हिंदू वोट जो है वो 80% तक कंसोलिडेट हो सकता है, अगर जो शुभेंदु जी जो नीतियाँ, जो प्रो हिंदू और प्रो नेशन जो नीतियाँ हम्म। उन्होंने अपनाई हैं और इसको ये आगे ले जाते हैं, तो ये 65% से भी अधिक कंसोलिडेट हो सकता है। और थोड़ा बहुत तो, क्योंकि सीपीएम का राज गए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15 हम्म। साल ही हुए हैं, तो लोगों को हम्म। याद है क्यों उन्होंने सीपीएम को भगाया था। आप क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पर दो चीजें, आप पहले सीपीएम का बात बोलता हूँ। देखिए, सीपीएम का जो 34 इयर्स का रिजिम था, जो टॉर्चर हमने दिखा है, जो अभी ऑलमोस्ट मिडिल एज में आ गया है, उन लोगों को सीपीएम क्या है, उनका खतरा क्या है, ये सारे चीज मालूम है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, उनको ये सारे चीज मालूम नहीं है। ऊपर से सीपीएम का जो नए जमाने का फेसेस है, वो बहुत अट्रैक्टिव फेसेस है। अट्रैक्टिव इन द सेंस, मैं किसी को मतलब पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो एजुकेशन लेवल है, तो वो सबको अट्रैक्ट करता है। और लेफ्टिज्म मतलब ही वो कुछ ऐसे बातें करता है जो आपको कुछ ड्रीमी सिचुएशन लगेगा। तो इसलिए जो यंग जनरेशन है, उसको पुल आउट करने के लिए इसके पास बड़ा एक कारनामा है। तो वो जो 34 इयर्स का उनका अत्याचार का चीज है, वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा न्यू जनरेशन वोटर के लिए। तो ये सीपीएम का एक बहुत बड़ा फायदे का चीज है। दूसरे बात, आप जो बोल रहे हैं कि ये जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन है, देखिए शुभेंदु अधिकारी जी जो काम करेंगे वो गवर्नमेंट के तरीके से करेंगे, और वहां पर उनको सेंट्रल का जो पॉलिसी है वही मान के चलना पड़ेगा। वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके आगे अलावा तो और कुछ नहीं कर उसका सकते। है ना, सबका हिसाब भी तो है। सबका हिसाब है, लेकिन वो जो काले कारनामा करेंगे उसके लिए करेंगे। वहां पर भी वो हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए ऐसे तो कुछ अलग नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं, तो वो मतलब मैं करते हैं ना। आप हिमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए ना, हम्म, उनके लिए नहीं है क्या सबका साथ सबका विकास? उनके लिए भी है। नहीं, मैं योगी वहां जी पर के लिए एक, जो थोड़ी बहुत इधर उधर उल्टी पुल्टी करता है, वो उसका बैंड बजता है कि नहीं बजता है पूरी तरह से? मैं वही बोल रहा हूँ, वो गवर्नमेंट के तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पर असम में क्या होता है, हिमंत बिस्वा शर्मा जी का पार्टी के ऊपर भी एक कंट्रोल है। जहां पर जैसे पार्टी लेवल में करना चाहिए, वो उनका जो मत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट से दिखा जाता है। वेस्ट बंगाल में ऐसे हो रहा है क्या? यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है। स्पेशली पार्टी लाइन जो चल रहा है, वहां पर डिवीजन, क्लियर डिवीजन दिख रहा है। क्योंकि दिलीप घोष जी क्लियरली बोल रहे हैं, और जिसके साथ लोग सहमत भी है, कि भाई पहले ये मुस्लिम हमको वोट दे, वो दिखाए कि हम भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, उसके बाद मैं आपके लिए देखूंगा। अब मुस्लिम बूथों में मुझे 5 वोट 10 वोट मिलेगा, और टीएमसी या अभी सीपीएम को 700-800 करके वोट दूंगे, और उसके बाद डेवलपमेंट भी आपके लिए करना पड़ेगा। क्यों करूंगा मैं? ये चीज जो है, ये जनता बोल रहा है कि आप हिंदू वोट से जीत के आ रहे हो, तो पहले तो हिंदू इलाका जो है उसको डेवलप करो, हिंदू के लिए काम करो। आपको मुस्लिम ने एक भी वोट नहीं दिया है, जो परसेंटेज दिया है वो बहुत नॉमिनल है। तो पहले मुस्लिम को आपके साथ जुड़ने दो, उसके बाद आप मुस्लिम के लिए करो। आपका प्रायोरिटी हिंदू होना चाहिए। लेकिन पार्टी क्या इस लाइन में सोच रहा है? और जब भी पार्टी इस लाइन में नहीं सोच रहा है, जो हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ वो था, आप श्रमिक भट्टाचार्य कुछ कुछ बोल रहे हैं, शायद उसको उसको एकदम एकदम सुन के एकदम उनका आप ये नाम कह रहे अभी हो आप, श्रमिक गांधी हो गया। हैं? तो सब लोग श्रमिक बोल रहे हैं ये भट्टाचार्य गांधी का जी तो ने नहीं चलेगा किया। नहीं, अल्टीमेटली तो शुभेंदु का चलेगा ना। अभी तक तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, और वहां पर ही दिक्कत है। तो जो हिंदू वोट से जीत के आया है, वो हिंदू अभी बहुत गुस्से में है। वो स्वाभिमान के साथ चल रहा है कि आप जीतने के बाद हिंदू को भूल गए हो। आप जो ये सेकुलरिज्म का लाइन लेके आ रहे हो, उस सेकुलरिज्म के लिए बीजेपी को वोट हमने नहीं दिया था। अगर सेकुलरिज्म के लाइन में चलना ही था, तो सीपीएम को देंगे, कांग्रेस को देंगे, टीएमसी को देंगे। आप भाजपा को क्यों दिया था? अब तो हिंदुइज्म के लाइन में आपको रहना चाहिए था। अब जीतने के बाद ये सेकुलरिज्म का लाइन आप क्यों अपना रहे हो? तो ये जो हिंदू के अंदर एक एक भावना जागृत हो रहा है ना, उनको अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है, तो अगले 2-3 साल में हिंदू के अंदर बहुत बड़ा स्प्लिट दिखेगा। और अगर वो स्प्लिट हो जाता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट है, अभी भी है। उसने बात आपका पॉलिटिकल बाप चेंज कर लिया, लेकिन उनका जो रिदम है, उनका जो एल्गोरिदम है, वो सेम लाइन में चल रहा है। और वहां पर हिंदू यहाँ पर स्प्लिट होने के मतलब जगह में आ गया है।
और जिसके लिए पार्टी लाइन एक बहुत बहुत बड़ी बात वहां पर हो रहा है। तो क्या वहां पर मॉडिफिकेशन होगा? अगर होता है, ये संभाल लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे का दिन मुश्किल भरा लग रहा है, इतना आसान नहीं है। नहीं तो ये जो है मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार तो मैनिफेस्टो से चल रहा है। हम्म मैनिफेस्टो में तो श्रमिक भट्टाचार्य कोई इंटरफेरेंस कर नहीं सकता। हम्म शुभेंदु अधिकारी जिस लाइन पे जा रहे हैं वो तो पूरी हिंदूवादी लाइन है। हम्म तो आप श्रमिक भट्टाचार्य के 2-4 स्टेटमेंट से क्यों परेशान? परेशान इसलिए है क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर टीएमसी 4 तारीख को जीत जाते तो आपको पहले भी बोला था कि हिंदुओं का लाश दोनों साइड के रास्ते के दोनों साइड में होता था और वहां पर हम लोगों को जिंदा जलाया जाता था। तो उस बात में एक बात बोले कि नहीं, हम ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम जो गुंडागर्दी का पॉलिटिक्स है वो खत्म कर रहे हैं, हम ऐसे टीएमसी वालों के साथ नहीं करेंगे। ये तक तो सब ठीक था। लेकिन अभी चीज क्या हो गया है, ये जो तत्काल बीजेपी है, मतलब 4 तारीख के बाद जो भाजपा बन गए हैं, जो पहले टीएमसी के गुंडे थे, वो अंडर अंडर ज्वाइन कर रहे हैं। वो ही भगवा भाग लेके, फ्लैग लेके, जो भाजपा का ओरिजिनल वर्कर है उनके ऊपर पिटाई कर रहे हैं। और ऊपर से ये श्रमिक भट्टाचार्य, ये सब लोग जो केस दे रहा है ना, ये भाजपा के ऊपर ही दे रहा है। तो लोग तो गुस्सा करेंगे कि भाई जो 2 दिन का आपका आया है उसको आप मुंह में बोल रहे हो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस हो रहा है। और उसके बातों में आप लोग यहाँ पर केस दे रहे हो, उन एक लोगों को आप क्यों जेल नहीं भेज रहे हो? 4 तारीख के बाद यहाँ पर टीएमसी जीते तो कितना पोस्ट पोल वायलेंस होते थे, वो बात आप क्यों नहीं याद कर रहे हो? तो हमको प्रोटेक्शन देने के सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये चंद्रनाथ रॉक है। क्यों उनका मौत हो गया? क्यों आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? ये सवाल का आंसर कौन देगा? तो गुस्सा यहाँ पर आ रहा है, अभिमान यहाँ पर आ रहा है, और ये प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। गुस्सा वहां पर होगा कि जो आपके लिए घाम पसीना दिया है उसको आप प्रोटेक्ट करने के जगह में जेल में भेज रहे हो, और जो ये गुंडागर्दी कर रहे हो उसके आप प्रोटेक्शन के बात कर रहे हो। ये कैसे बात हो गया? हाँ, तो ये तो श्रमिक भट्टाचार्य की बातों से ये गड़बड़ दिख रहा है कि कोई बात नहीं, श्रमिक भट्टाचार्य से हम लोग सवाल जवाब कर लेंगे। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ये तो ऐसे थोड़ी बचने देंगे। सबने मिलके जो है वो पूरा एक भगवा का रंग लेके और बीजेपी को लाया है। बीजेपी कैन नॉट बिट्रे देम एंड बिकम सेक्युलर अगेन। एग्जैक्टली। और मैंने ये देखा है, ये कोशिश यूपी में भी हुआ था, योगी जी ने नहीं होने दिया। नहीं, ये यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर भरोसा है। वो जो बात यहाँ पर बोलता है ना कि कैप्टन, तो वो शुभेंदु अधिकारी जी है। वो अभी भी एक बात बोलता है तो सब लोग मानने के लिए तैयार है उसके ऊपर। मतलब शुभेंदु अधिकारी नहीं होते तो ये जो परिवर्तन हुआ है उसका काम नहीं होता था। सबने मिलके किया है, एग्रीड, बट इनका 90% क्रेडिट गया शुभेंदु अधिकारी जी को। तो और इसलिए उनका जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत हाई लेवल में है, और लोग ये मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी लेवल में उनको हेल्प करने के जगह में उनका हाथ पैर बांधने का कोशिश किया जाएगा तो लोग शायद नहीं मानेंगे। और प्रॉब्लम वहां पर है, वो टेंडेंसी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, लोग इसमें डर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी को फ्री हैंड दो तो फिर क्या हो सकता है, तो दिखा दिया ना इस 20 दिन में। लेकिन अभी जो कोशिश किया तो गया था जब वो फ्री हैंड आपको लगता है फ्री हैंड नहीं है? सारा नहीं काम है, तो कर रहे हैं वो। नहीं है। जब वो एलओपी थे तब भी ऐसे हुआ था। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर संगठन, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जी का क्या है? हाँ, उनको पूछा जाता है भाई इसको बिठा रहा हूं, अब वो क्या बोलेंगे, नहीं मुझे पसंद नहीं है, अब नहीं बिठाओ। अगर वो बात डाला जाता है तो उनका कितना इंसल्ट होगा। सारी चीज में कहाँ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? जैसे जोगी जी को पूरा यूपी में दिया है, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा जी को पूरा नहीं, योगी असम। योगी जी को भी वो संगठन में जो है वो कंट्रोल नहीं है पूरा। बट कुछ ना कुछ तो उनका है, शुभेंदु अधिकारी जी को उतना भी नहीं है। अब बार बार एक चीज जो ये लोग कमेंट करते हैं ना, वो ध्यान से सुनिए। पूर्व मेदिनीपुर का जो संगठन है वो हमसे पूछ के काम करता है, तो हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। बाकी जगह तो संगठन देखता है। शुभेंदु अधिकारी जी चुनाव के पहले ही ये बात बोल दिए थे। कितना अहम बात है, मतलब बाकी जगह में कुछ कुछ कंट्रोल नहीं है। अब आपको बोल रहे हैं आप इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जिताओ, लेकिन वहां पर जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है उसका कोई पॉलिटिकल जगह ही नहीं है। जो
नजदीक के लोग हैं उन लोगों को दिया जा रहा है, जो काम के लोग हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ राज्य स्तर का संगठन में 2-4 लोग हैं जिनके अगेन भयंकर एलिगेशन है, जो टीएमसी के साथ सेटिंग में थे। पैसे लेके टीएमसी का लोग यहाँ पर संगठन के अंदर घुसा दिया क्योंकि वो संगठन के अंदर रह के इस पार्टी का डैमेज करे। ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन वो लोग संगठन में बैठे हैं, तो ये सबको मालूम है, ये ओपन सीक्रेट है। क्यों इसको हैंडल किया नहीं जा रहा है? आप लोग बोल रहे हो सबको मिलकर चलना है, ठीक है, बढ़िया है, सबको मिलकर ही चलना है, लेकिन उसमें जो सबसे काम का लोग है उसको तो आगे बढ़ाओ आप। जो आपके लिए ये इलेक्शन में मतलब मेन स्ट्रेटेजिस्ट था, वो ग्राउंड लेवल में काम किया, उसका रिकॉग्निशन किधर हो रहा है? पार्टी की तरफ से एक थैंक्स भी पहुंचा? अभी बस शुभेंदु अधिकारी जी पावर में आए हैं, वो लोग सेटल हो रहा है, तो इसलिए लोग यहाँ पर चुप से बैठे हैं। लेकिन जो गुस्सा का वोल्केनो यहाँ पर लोअर लेवल पे चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन बस्ट होगा ना, ये किसी को कंट्रोल करने का हिम्मत नहीं होगा, इतना गुस्सा यहाँ पर है, और वो स्पेशली ये सेकुलरिज्म लेकर। ये तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक नया एंगल बताया, क्योंकि हमें तो बाहर से यही दिख रहा आप है कि थोड़ा भाई पूछ लीजिए ना, आपका जो दिल्ली और बंगाल का कनेक्शन है, वहां पर थोड़ा बातचीत कर लीजिए। चाहे तो मैं ऑफलाइन आपको नाम भी दे दूंगा। हाँ, इसके बाद ऑफलाइन बताइएगा बिल्कुल। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी के जो एक्शंस हैं, उन्होंने आपका सड़क पे नमाज बंद कर दिया, उन्होंने लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करा दिया, उन्होंने मदरसों में वंदे मातरम चालू करा दिया, उन्होंने आपके डिटेंशन सेंटर बनवा दिया, और उन्होंने बीएसएफ का मीटिंग लेके और पुलिस को पूरा कोऑपरेशन का उनको जो है वो निर्देश दे दिया। जमीन जो है उन्होंने फटाफट चिकन नेक्स वाला वो फांसी देवा में पूरा का पूरा जमीन ट्रांसफर कर दिया फांसी देवा का, तो वो चिकन नेक्स सिक्योर करने के लिए काम चालू हो गया। तो पब्लिक ने 7 घंटे में पूरा लैंड हैंड ओवर कर दिया। बाकी जगह का जो है वो बाकी 550 किलोमीटर का काम चालू है, वो भी 45 दिन के अंदर अंदर पूरा होना है। तो ये ऊपर से तो हमको तो कम से कम यहाँ बैठे हुए तो यही दिख रहा है कि भाई जो सारे काम जिनके लिए लाया गया था सरकार को, तो वो तो शुभेंदु अधिकारी कर ही रहे हैं। नॉट ओनली दैट सर, आप देखिए शुभेंदु अधिकारी जी गुंडों बदमाशों के खिलाफ एफआईआर भी हो रही है, गुंडे अंदर भी जा रहे हैं। 9 तारीख को ओथ सेरेमनी होता है, प्राइम मिनिस्टर जी वहां पर पहुंचता है, उनके बाद उनको फॉरेन टूर हो जाता है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी वापस आता है, दिल्ली पहुंच जाता है शुभेंदु अधिकारी। और ऐसे नहीं कि मतलब सुबह से उनका काम नहीं था, एक से बढ़कर एक उनका प्रोग्राम था। कोलकाता में था, दुर्गापुर में था, फिर दुर्गापुर से दिल्ली फ्लाई जाके बातें करते हैं, तो जल जीवन मिशन का 39,000 करोड़ लेके आ जाता है, हेल्थ मिशन के लिए पैसे लेके आ जाता है, और इतने दिन का जो सेंट्रल फंड बंद था वो सारे लाने का कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका सबसे बड़ा दिक्कत है डीए, वो डीए का केस लेके क्या रहेगा, तो सारे जो ये कर्मचारियों का संगठन है उनको लेके मीटिंग बुला लेता है, वो 15-20 दिन बाद वो मीटिंग हो जाएगा, कैसे उनको डीए देना है जो इतने दिन ममता बनर्जी पेंडिंग रखा था। सारे फील्ड में वो काम कर रहा है, बट लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर है जी शुभेंदु अधिकारी अकेला कितना करेगा? सारी चीज तो उसको लिए करना पॉसिबल नहीं है। वो जब कर रहा है उनके उस फ्लो में आप काम करो, लेकिन वो फ्लो में नहीं काम करके ये बयानबाजी चल रहा है, ये सेकुलर साजने का कोशिश हो रहा है, ऊपर से संगठन में जो भी है वहां पर तालमेल नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो 2026 का इलेक्शन हुआ है, ये संगठन से जोर से भाजपा ने जीता है? नहीं। अगर ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, संगठन कुछ था ही नहीं। मैं तो क्लियरली मेमारी बोल दूंगा, फिर भी मैं बताइए बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वहां पर 5 मंडल था मेवानी में, जिसमें जो नगर मंडल था वहां पर बस मंडल सभापति है, बाकी उसका कुछ कमिटी ही नहीं है, तो वहां पर क्या काम रहेगा? कैंडिडेट हो जाने के बाद 7 दिन बाद वहां पर एक स्ट्रीट कॉर्नर अरेंज किया गया। तो शाम को जब मैं देखने गया, पहले दिन जिस दिन मैंने मेवाड़ी पहुंचा, पहले दिन या सेकंड दिन, तो देख रहा हूं वहां कुछ लाइट ही नहीं है, बैनर ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं कैंडिडेट कौन है। फिर कैंडिडेट जब आते हैं, वो गाड़ी का जो हेडलाइट है ना वो जला के हमने वो किया है, ये सिस्टम था। बाकी जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे, मंडल सभापति,
वो अपने बूथ में काम करने के जगह में पूरे दिन यहाँ पर जो पार्टी ऑफिस है वहां पर बैठे रहते थे। क्यों? कि हमारे इधर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई, प्रॉब्लम हो रहा है, अब सॉल्व करो। इलेक्शन के टाइम है, कैंडिडेट क्या वो सॉल्व करेगा? कैंडिडेट तो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। बाद में पता चला कि ये जो मंडल सभापति है उनके साथ दूसरे किसी का कनेक्शन है, तो हमको पूरा एक पैरेलल संगठन वहां पर खड़ा करने पड़ा उस 15-20 दिन के अंदर। जो टीम को उसने कॉर्नर किया था, जो सबसे अच्छे बंदे थे, जो वोट एक्चुअली लास्ट तक वहां पर रह के वोट कराते थे, सारे संगठन से बाहर है। किसी को संगठन में जगह नहीं मिला है। वहां पर जो जिला सभापति है, कैंडिडेट हो जाने के बाद 20 दिन 22 दिन उस इलाका से है, वहां पर आए नहीं। बाद में दीदी आई। क्यों? सवाल हम लोग बहुत कर सकते हैं, बट वही बोल रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट यहाँ पर वोट लिया है, शुभेंदु अधिकारी जी काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए मुंह बंद करके बैठा है। लेकिन लोगों को बहुत गुस्सा है, और सबसे बड़ा गुस्सा यही है, शुभेंदु अधिकारी जिस फ्लो में जा रहा है वो फ्लो कटने का कोशिश हो रहा है अभी से। गुंडों की गिरफ्तारी तो हो रही है खूब जम के। हाँ, गुंडों का गिरफ्तारी तो हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट स्टेप कर रहे हैं, मैं उस चीज का बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस संगठन से जोर से अगर नहीं जीता हो, आप अब पावर में आए हो, तो संगठन को प्रॉपर रिसफल करो। जो काम के आदमी है उसको बिठाओ, जो इस इलेक्शन में आपके काम किया है उसका रिकॉग्निशन करो। वो तो नहीं हो रहा है कहीं से भी। ऊपर से वही बोला, जो टीएमसी के करीब थे, जो सेटिंग मास्टर थे, वो लोग अभी यहाँ पर अच्छे पोजीशन मिल रहे हैं उन लोगों को, अच्छे खासा चीज उन लोगों के लिए हो रहा है। हाँ, बात तो आप कह रहे हो तो बड़ा सीरियस बात है। तो ये इंटरनल फाइट नहीं होना चाहिए, सबको एक पेज पे होना चाहिए। और जो बात है वो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने दिल्ली से कोशिश किया था कि इसको हिंदुत्व की जीत नहीं बता के, और उसको कोई है वो जात पात में तोड़ने का प्रयास भी किया था। और फिर हम लोगों ने खूब उसको डांट लगाई, तो फिर वो सब चुप हो गया, फिर वापस हिंदुत्व की लाइन पे आ गया। तो हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत फीडबैक हमको भी देना पड़े, आपको भी देना पड़े। लेकिन वो फीडबैक सुनेगा कौन? सबसे बड़े सवाल तो ये है, सुनने के लिए कोई तैयार है? बोलने का जगह नहीं है। तो ये तो एक बात तो कहेंगे देखिए, हम कि लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम हम लोग 6 महीना देखेंगे, उसके बाद जब देखेंगे कि पार्टी टूट रहे है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल में कुछ कनेक्शन नहीं है और गवर्नमेंट दिक्कत में आ रहा है, जैसे हम काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। हमारे सामने एक कैमरा है, बोलने के लिए एक स्पीकर है, हम बोलेंगे। अगर वो बात सुनेंगे, सुधरेंगे तो अच्छा है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं? करने के लिए हम तो कोई स्ट्रक्चर में है ही नहीं। इसीलिए आप कल कह रहे थे, क्योंकि ये सीपीएम का जो फेस है वो सीपीएम का फेस गुंडागर्दी वाला फेस नहीं है। अंदर से चाहे जितनी बदमाशी करते हो वो, लेकिन वो ऊपर अपना जो इमेज बना के रखते हैं। और उनकी जो भाषा है और उनके जो जगह तरह तरह के स्ट्रक्चर हैं वो सब आज भी इंटैक्ट है चारों तरफ। लेकिन सीपीएम का यहाँ पर एक कहावत है, वो ओपन सीक्रेट है इसका, कि उसका जो लीडरशिप है ना, उसका टू स्टेप है। एक को बोला जाता है तात्विक नेता, एक को बोला जाता है जंगी नेता। तात्विक नेता कौन है? ये जो विमान बसु है, ये जो बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, ये जो सुजन चक्रवर्ती है, जो अच्छे हायर एजुकेटेड रहेगा, बहुत मीठे मीठे बात करेंगे, कुछ भी टॉपिक आप दे दो, घुमा फिरा के लॉजिक देके आपको समझा देंगे। तो इन लोगों को ये फ्रंट फेस में रहता है। और ये जो तपोन घोष होता है, सुकुर अली होता है, मजीद मास्टर होते थे, ये सारे लोग इनका जंगी नेता होता है। मतलब अगर आप बातों से नहीं बन रहे हो तो तोड़ फोड़ के आपको मनाने का काम ये लोग कर देते थे। तो इसका दो फ्रंट है, क्लियर फ्रंट। और ये जो पीछे वाला फ्रंट है, ये अगर कहीं पे भी फंस जाता है ना, ये लोग डिजोन कर लेंगे, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के वो सारी चीज करते हैं। और इनका फ्रंट लाइन हमेशा वो जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होता है, एडुकेटेड लोग होता है, उन लोगों को सामने लेके आ जाता है। और ये स्ट्रेटेजी इतने दिन बहुत अच्छे से काम किया है, अभी भी वो स्ट्रेटेजी हो रहा है। ये सामने जैसे इसका एकदम नए फेसेस जो है, सारे को देख लीजिए, पीएचडी होल्डर है, कोई पीएचडी कर रहा है, रिसर्चर है, स्कॉलर है, ये लोग इनका फेस है।
लेकिन पीछे एक्चुअल सपोर्ट कौन दे रहा है, वो लोग का कनेक्शन क्या है, वो लोग थोड़ा देख लीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आपको लड़ना है तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही आपको लड़ना पड़ेगा। सारे चीज सीधे सीधे नहीं होता है। और टीएमसी के पास जो था 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, सारे गुंडे लोग सामने आ गया। इनका वो डिवीजन विवीजन कुछ नहीं है, जो जितने बड़े गुंडे टीएमसी का वो उतने बड़े नेता है। जहांगीर खान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभिषेक बनर्जी उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ इन लोगों के साथ है। लेकिन सीपीएम वो नहीं है। ऊपर से 15 साल हो गया तो चलो पुराने जो भी किया था ठीक है, ये सारी चीज है। और सेकुलरिज्म तो बंगालीज हिंदूज का एक बहुत फेवरेट चैप्टर है। अब हिंदुओं को गाली दो, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन आप मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सेकुलरिज्म का ड्रीमी सिचुएशन है, वो सीपीएम बहुत अच्छे से जानता है कैसे उसको मैनिपुलेट करना होता है, लोगों के दिमाग में कैसे घुमा घुमा के उसको देना पड़ता है। सर देखिए, सुनने के लिए हम एक ही वृंते दुटी कुसुम, एक ही जो ब्रांच है उसमें दो कुसुम दो फूल है, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में क्या है, ये बात आप जाके मीडिया बुरुज में बोल सकते हो, ये बात जाके आप बड़ा बाजार में बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आप उल्टा करो तो आपको बोलना सुनना पड़ेगा दूसरे कुछ बात। आप हिंदू हो के गलती कर दिए हो, लेकिन ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट होता है। और वही सेम सिचुएशन अगर भाजपा के अंदर भी होता है, ये सीपीएम को आगे जाने का मौका कर देते हैं, तो फिर तो मुश्किल तो हमको ही झेलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पब्लिक का प्रेशर तो पड़ेगा ना। आप जो बात आप कह रहे हो और जो पब्लिक की उसमें है, तो पब्लिक का प्रेशर तो ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यार अभी बहुत जल्दी है, मुझे लगता है अभी तो 15 दिन हुए मुश्किल से। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को थोड़ा सब्र से इंतजार भी करना पड़ेगा 2-3 महीना। यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा मिनिस्ट्री अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। ऊपर से पार्टी उस टाइप क्या स्टेप्स लेता है। देखिए, राजनीति में तो एक चीज तो सबको मालूम है कि हाथी के दिखाने का दांत और खाने का दांत अलग है। यहाँ तक अभी तक जो चल रहा था दोनों दांत सेम था। अभी वहां पर कुछ स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं समीर भट्टाचार्य जी और सेंट्रल लीडरशिप मिलके, तो बढ़िया है, सारी चीज अच्छे होता है। यहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट टिके रहता है, हिंदुओं लोग जो है वो मुंह खोल के बोल सकता है जय श्री राम। ये सिचुएशन है तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ पर काम करेगा, डबल इंजन काम करना चालू कर दिया। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स होगा, इंडस्ट्री आएंगे, वो लेकर कुछ दिक्कत नहीं है। बट मेन जो दिक्कत है वो हिंदुइज्म लेके, वो हिंदुइज्म क्या बाकी भारत के तरह बंगाल में भी कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो हिंदू एकजुट रहेंगे, अगर नहीं है वहां पर, अगर सेकुलरिज्म के वो जो चीज आ जाते हैं, वो अफीम आ जाता है, तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। अगर अच्छा, एक सेकुलरिज्म एक 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 एग्जांपल ले लेते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा में भी भाजपा ने सीपीएम को डायरेक्ट हराया था, वो तो बीच में कोई और था भी नहीं, सीपीएम को डायरेक्ट हराया था। और उसके बाद ये लगता था कि भाई सीपीएम जो है वो वापस कमबैक कर सकती है, लेकिन कमबैक तो नहीं कर पाया। हालांकि एक बीच में एक चीफ मिनिस्टर को चेंज करना पड़ा, लेकिन कमबैक तो नहीं कर पाया वो तो, और बुरी तरह से हार गया। वो हार गए, लेकिन जो आदिवासी संप्रदाय है त्रिपुरा में, तिप्रा माथा, वहां पर कितना टसल चल रहा है। वहां पर लीडरशिप अच्छे है, पार्टी वहां पर एक फॉर्म में चल रहा है, तो मैनेज हो रहा है समाव। बट क्या वो स्मूथ इंजन चल रहा है? अगर हिंदुइज्म की आप बात करो, सब लोग समान है, हम जो बोलते थे यहाँ पर हिंदू हिंदू भाई भाई, वो क्या चल रहा है प्रॉपरली? क्वेश्चन उठता है सर। हमको खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वहां पर का दिक्कत है, और दिक्कत हो सकता है, वो दिक्कत सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स हो रहा है। तो वो चीज, त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है, वहां पर आप मैनेज समहाउ कर लेते हो। वेस्ट बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, एक एक जगह का एक एक इक्वेशन है। नॉर्थ बंगाल का एक अलग सा इक्वेशन है, जंगल महल का एक अलग सा इक्वेशन है, आदिवासियों का एक अलग सा इक्वेशन है, ये जो कोलकाता का भद्रलोक बोलता है उनका एक अलग सा इक्वेशन है, जो सेमी अर्बन सेमी रूरल एरिया में रहता है उनका एक अलग सा इक्वेशन है। तो बहुत सारे यहाँ पर चीज है। ऊपर से जो पूर्व बंगाल से आए हैं, जो मोतुआ समाज है, उनका एक इक्वेशन है। तो ये बहुत सारे हिंदुइज्म का यहाँ पर फैक्टर है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो बस एसी घर में बैठ के ऐसे नहीं होगा। आरएसएस यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिका अहम मुद्दा लेता है, लेकिन उस आरएसएस के अंदर भी सवाल है। मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लीडरशिप ऐसे बैठे हैं जो लेफ्टिस्ट है,
लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने आरएसएस में एंट्री लिया। आरएसएस उसको अपने भावनाओं में कन्वर्ट करने के जगह में यहाँ पर बहुत सारे जगह में ऐसे हो रहा है, स्पेशली लोअर लेवल में, जो लेफ्टिस्ट मेंटालिटी में वो कन्वर्ट हो रहा है। मतलब उल्टा काम चल रहा है यहाँ पर। बहुत सारे सेगमेंट में काम करना है और वहां पर सुनने के लिए अभी तो किसी को नहीं दिख रहा है, बोलने का कोई जगह नहीं मिल रहा है और लोगों का गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है। हमको रोज रोज बहुत सारे फोन आता है। सबको एक ही बात बोलता हूं कि आप थोड़ा सब्र से इंतजार करो, गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से चलने दो, मूवमेंट करने दो, उसके बाद शायद पार्टी स्ट्रक्चर में आएंगे। तो ये 2 3 6 महीना तक लोग वेट करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर यही चीज कंटिन्यू होता है तो मुश्किल है। अगर ये चीज जो चीज हम लोग बोल रहे हैं वहां पर बोलने का और सुनने का और सुधरने का जगह तैयार हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो तृणमूल थोड़ा बहुत बचेगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, उसका बचने का कोई जगह ही नहीं है। आप सोचो ना, एक पार्टी जिसको 41% वोट मिले हैं, वो 20 दिन के अंदर 4% में आ जाता है, तो 2 महीने के बाद वो किधर जाएगा? वो तो एक जगह का बात है, वो सब जगह थोड़ी ऐसा नहीं, होगा। सारे जगह में ऐसे है। उनका वोट बैंक क्या है? उनका वोट बैंक था मुस्लिम वोट बैंक, जो मुस्लिम अभी क्लियरली शिफ्ट हो रहा है सीपीएम की तरफ या कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस को साउथ बंगाल में 6% के ज्यादा वोट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। साउथ बंगाल में कांग्रेस का 1% भी वोट बैंक नहीं बचा था। उसका जितना भी वोट बैंक बचा है, 2026 का भी इलेक्शन आप देख लीजिए, वो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर। बाकी साउथ बंगाल में कांग्रेस का 1 2 पॉकेट बचा था, जैसे हावड़ा का आमता, जैसे पुरुलिया का जयपुर। ये सारे जो सीट्स थे, 1 2 जगह में साउथ बंगाल में उसको पॉकेट वोट था, वो भी किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए। बट ओवरऑल साउथ बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी वोट बैंक नहीं बचा था। उसको 6% मिल रहा है। मतलब ये जो वोट है मुस्लिम वोट, वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, सीपीएम की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। दूसरा था महिलाओं के वोट, जिसको जो वोट मिलता था लक्ष्मी भंडार के लिए, अभी तो ये गवर्नमेंट बोल दिया कि वहां पर अन्नपूर्णा भंडार योजना चलेगा, तो वो सारे वहां पर हो जाएंगे। जो छप्पा वोट करते थे एसआर के कारण, वो तो गया। तो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है वो तो डिपोर्ट हो जाएंगे, कौन वोट देंगे उसको? उसके बाद उनको जो बचते थे, जो गुंडे लोग होते थे, तृणमूल होते थे, तो इसलिए उसको उसका संसद चलते थे। तो ये लोग अभी तो टीएमसी करके उसको कुछ फायदा नहीं है। ऊपर से अगर टीएमसी कर रहे हैं, ऐसे स्पॉटेड हो जाता है, उसका करप्शन मिल जाता है, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। शुभेंदु बाबू तो वो काम कर रहे हैं, तो फिर टीएमसी के लिए वोट कौन करेगा? टीएमसी के लिए वोट कौन करेगा? आप बोल दीजिए, एक सेगमेंट बोल दीजिए कि हाँ ये तो टीएमसी का डेडिकेटेड वोट है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि सीपीएम देखिए 15 साल सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास 6% वोट बचा था। अगर 2026 का इलेक्शन देख लीजिए, 2021 का इलेक्शन देख लीजिए, क्यों ये वोट था? क्योंकि अच्छे हो बुरे हो, उसका एक नीति है, एक आदर्श है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं। टीएमसी का नीति और आदर्श क्या है, तो उस आधार में तो इसका कोई वोट बैंक बचता ही नहीं है। तो अगर 20 दिन में ये 4% में आ जाता है, कोई पार्टी अगर इतना वोट लूज करता है, और ये चीज जहांगीर को मालूम पड़ गया था, इसलिए वो मुंह बचाने के लिए पहले ही दुम दबा के भागा कि मैं अगर मैदान में रह के ये 4% होता है तो और कुछ नहीं बचेगा। तो ये सब का सिचुएशन है इनका। तो अगले दिन म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन आ रहा है, 6 महीना 8 महीने के अंदर हो जाएगा, तो वहां पर तो कैंडिडेट खड़ा होने का भी जगह नहीं रहेगा। कौन कैंडिडेट होगा? अरे बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, नंदीग्राम में बाई इलेक्शन होगा, शुभेंदु अधिकारी जी वहां से रिजाइन कर दिया। ममता बनर्जी को बोलिए नंदीग्राम में जाके वो बाई इलेक्शन में टीएमसी का कैंडिडेट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हिम्मत होगा ममता बनर्जी का? मुस्लिम वोट है ना वहां पर अभी भी। ममता बनर्जी खुद अगर नंदीग्राम में अभी बाई इलेक्शन में आता है, तो नोटा के साथ वो भी फाइट करेगी, वो 4th पोजीशन में ही आएगी, 5th पोजीशन में आएगी। अगर वहां पर एजीपी कैंडिडेट दे देता है तो उनके भी नीचे आ जाएंगे। तो ये अगर ममता बनर्जी का सिचुएशन है, अभिषेक बनर्जी इतना बड़े बड़े बात कर रहे हैं, बोलिए अभिषेक बनर्जी को नंदीग्राम में जाकर बाई इलेक्शन में फाइट करे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दिखा देता हूँ शुभेंदु अधिकारी कोई नहीं आए, ये लोग चोरी से जीते हैं। हिम्मत है इन लोगों के पास। तो अगर आपका जो लीडरशिप है उनका ये बेहाल सिचुएशन है, तो बाकी पार्टी का क्या होगा? कौन बचेगा? मैंने कल एक फोटो देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो था वो फोटो ये था कि साहब की वो जहांगीर जो था उसको तो अकेले छोड़ दिया। और आप अगर एग्जाम्पल देखो, तो जब पिछली बार भवानीपुर में
अपने कैंडिडेट से रिजाइन करवा के दोबारा बाई इलेक्शन लड़ी थी ममता, हम्म। तो जो भी आपके कैंडिडेट थी, क्या नाम था उसका लेडी? सोवनदेव चट्टोपाध्याय, और इधर प्रियंका टिब्रेवाल लड़ रही थी। हाँ, प्रियंका टिब्रेवाल। तो प्रियंका टिब्रेवाल के साथ में लगातार शुभेंदु अधिकारी जो थे शुभेंदु वो अधिकारी साथ जी में थे, मौजूद थे। एकदम एकदम। तो ये जो है अभिषेक बनर्जी, ये एक दिन में छोड़ दिया तो पार्टी ऐसे तो नहीं चलती है कि भाई ठीक है, खाली पुलिस होगी तभी हम दादागिरी कर लेंगे और पुलिस नहीं होगी तो हम सड़क पे भी नहीं उतरेंगे। अभिषेक ये बनर्जी कितना का एक बहुत अच्छे निकनेम दिया था शुभेंदु अधिकारी जी, पैराशूट नेता। मतलब अच्छा। पैराशूट से गिरते हुए नेता। अभिषेक बनर्जी पॉलिटिक्स में कब आए? 2014 में। एक्चुअल उनका इंट्रोडक्शन 2012 से हो रहा था, उसको धीरे धीरे लाने का कोशिश किया जा रहा था, और लोग इतना ध्यान भी नहीं दिया कि देखो, कोई अगर सीएम होते हैं, पार्टी से कोई एक बंदा आ जाता है तो चलो उसको कहीं पे भी फिट कर देंगे, क्या है, बाकी पार्टी के साथ चलेंगे, ऐसे ही होता है, इसमें कोई बड़े बात नहीं है। बट जब 2014 के बाद वो धीरे धीरे पूरा पार्टी का कंट्रोल लेना चालू किया, तब इन लोगों का गुस्सा आया। देखिए, ये टीएमसी जो खड़े हुए, इसमें ममता बनर्जी का क्रेडिट है, मानता हूं, लेकिन अगर उस टाइम दो बंदे, एक साइड मुकुल राय और दूसरे साइड शुभेंदु अधिकारी नहीं होते, तो ममता बनर्जी किधर थे? 2004 का इलेक्शन देख लीजिए, जब टीएमसी खड़ा हुआ 1998 में, फिर वो भाजपा के साथ गया, फिर 2001 के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ हाथ पकड़ लिया, वहां पर कुछ नहीं हुआ तो 2006 में बोला हो ये बार नॉय ने बार, मतलब इस बार होगा तो नहीं तो कभी नहीं होगा, और बुरी तरीके से हार गया। उसके बाद ममता बनर्जी किधर थे? अभिषेक बनर्जी किधर थे तब? उसको पॉलिटिक्स का कुछ अता पता भी था तब? फिर दो कांड हुआ, एक तो वहां पर सिंगूर कांड हो गया, जो मुकुल राय ने बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल किया, ऑपोजिशन का पॉलिटिक्स जो है, और ममता बनर्जी को एक जगह मिला। फिर यहां से हो जाता है नंदीग्राम का इंसिडेंट, जो शुभेंदु अधिकारी जी ने पूरा के पूरा हैंडल किया था। मैं आपको शायद बोला भी था कि तब नंदीग्राम में इतना अत्याचार चल रहा है, टीम सीपीएम का कैडर जाके मार रहा है, लोग घर छोड़ के भागने के मजबूर हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी तब अपना 3 पेट्रोल पंप था वो बिक दिया, और शिशिर बाबू मतलब उनका पिताजी, वो बोल रहा है मेरा जो बेटा है ना वो पागल हो चुका है, सारे खत्म कर देगा। बोला पापा ऐसे कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स करना है, ये लोग दिक्कत में है, इसको बचाना है। तो उस नंदीग्राम में सोच लीजिए, कोई अपना पेट्रोल पंप, वो तो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में है, कभी कुछ कर पाएगा, सीपीएम जाएगा, ऐसे कोई नहीं सोच सकता है। 2006-7 का इंसिडेंट मैं बोल रहा हूँ, वहां पर अपने 3 पेट्रोल पंप बिक देना और वहां पर लोगों के लिए काम करना बहुत बड़ी बात होता था। तो ये लोग कभी शुभेंदु अधिकारी छोड़ के दूसरे किसी के लिए सोच सकता है? वो उनका रिलेटिव बन चुका है। ममता बनर्जी वहां पर कुछ नहीं है, वो बस जाके हाँ लीडर है तो सामने से बात कर रहे थे। तो ये मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी सिंगूर और नंदीग्राम नहीं होते थे, ममता बनर्जी कभी वहां पर कुछ कर पाते? उसके बाद जब उसको जमीन मिला तो मुकुल राय तब मेन स्ट्रेटेजिस्ट है टीएमसी का, सारे जो ऑपोजिशन है सबको एक जगह में लेके आया। हम लोग बोलते थे 19 फूल का माला, मतलब छोटे छोटे जिसका 0.5% वोट है, 1.2% वोट है, ऐसे छोटे छोटे सारे पार्टी एसीयूसीआई से लेकर सबको टीएमसी के साथ लेके आया, और वो 2009 से 2011 में जो गठबंधन बना उसका रिजल्ट है 2011 का चेंजेस। वहां पर प्रणब बाबू, तब प्रणब मुखर्जी सेंट्रल में मिनिस्टर थे, वो अगर वहां से सपोर्ट नहीं देते, ममता बनर्जी के हिम्मत होते ये लड़ने के लिए 2011, ये रिजल्ट होता। लास्ट में जब सब कुछ इक्वेशन जा रहा है, प्रणब बाबू खुद सोनिया गांधी से बात करके कोलकाता आए, जो भी चाहिए ममता को दे दो, ये सीपीएम को हटाओ, तब ये सिचुएशन हुआ था। तो तब अभिषेक बनर्जी किधर थे? अभिषेक बनर्जी को लगा कि भाई अब फूफा बन गई सीएम, सारे पुलिस मेरे पैरों के नीचे रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो बोलता हूँ वही होता है, मेरे लोग आके जो भी मैं बोलता हूँ जिसको जाके पीटो वो पीट देता है, ऑपोजिशन मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता है। शांतनु सिन्हा हमारा बिल्कुल वो है हाँ, तो गुलाम। पॉलिटिक्स तो इतना सीधा बात है, अभिषेक बनर्जी को ये लग रहा था। तो भाई अब करो, देखता है कितना बड़ा नेता हो तुम। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तो आप आ जाओ मेरे यहाँ पर, कमलगंज मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है, आके वहां पर एक जनसभा करो, मैं आपका स्टेज बांध दूंगा। अगर 5 लोग खड़े होकर आपके बात सुनेंगे तो आप जो बोलोगे आपके चप्पल मैं चाट लूंगा उसके बाद। बस 5 लोगों को खड़े होकर आपका बात सुनना है, कोई आपको पीटेगा नहीं, कोई आपको चार्ज नहीं करेगा, पुलिस सारे मेरा जिम्मेदारी है, मैं पार्टी का कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, अभिषेक बनर्जी है हिम्मत, आप एक्सेप्ट करो। बड़े बड़े बात करते हो, तो ये अगर इनका लीडरशिप का हाल है
तो आप सोच लीजिए इस पार्टी का क्या एग्जिस्टेंस है, कुछ नहीं बचेगा इनका। अब ममता दीदी तो कह रही है सब लोग साथ साथ आ जाओ मेरे नेतृत्व में, और वो देखिए यहाँ पर सीपीएम भी एक आ चीज जाओ। है जो जो मुझे लगता है, वो चीज होगा तो टीएमसी का सर्वाइवल होगा, ये मेरा थ्योरी है, किसी के सुना नहीं और कुछ नहीं है। वो है कि देखिए सीपीएम तो यहाँ पर आगे एंट्री ले रहे हैं, तो सीपीएम वर्सेस बीजेपी अगर डायरेक्ट फाइट होता है तो चांसेस है, अगर 1:1 फाइट होता है तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ऑपोजिशन वोट अगर डिवाइडेड रखो तो जो पावर में है उनका फिर बहुत सेफ गेम होता है। तो उस रीजन के कारण अगर भाजपा इसके ऊपर दया दिखाते हैं कि चलो भाई मेरे पॉलिटिकल के कारण ऑपोजिशन वोट को स्प्लिट करके रखना है, इसलिए ये बच सकता है, नहीं तो इस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। मतलब हम लोग जब इलेक्शन में लड़ते हैं तो डामी कैंडिडेट देता है ना, तो ऐसे डामी पॉलिटिकल पार्टी करके अगर टीएमसी को रखते हैं भाजपा, तो इनका सर्वाइवल का चांस है और कुछ नहीं है। लेकिन ममता दीदी तो लड़ाका मानी जाती है, वो तो स्ट्रीट फाइटर है, तो स्ट्रीट पे आके फाइट करेगी तो थोड़ा बहुत तो बचा लेगी कहीं ना कहीं। अगर स्ट्रीट फाइटर होता तो फलता में चले जाते। देखिए सर, आप जब ऑपोजिशन में होते हो तो आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन ये जो सत्ता का जो भूख है ना, ये बहुत अलग चीज है। इसलिए आप सीएम से हट जाने के बाद भी आप रिजाइन नहीं कर रहे हो, तो कितना पावर हंग्री है तो मालूम है। और जो अभी एसी घर में बैठ के ऐसे सारे चीज करते हैं, तो वो धूप में जाके रास्तों में जाके वो पॉलिटिक्स करना इतना आसान नहीं है। अगर ये चीज होता तो वो बोला था ना 21 तारीख जिस दिन फलता का इलेक्शन है, तो 3 जगह में जो हॉकर को उठा रहा है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। टीएमसी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है, वो लेके 3 जगह में रैली करेंगे। ममता बनर्जी खुद सड़क में उतरेंगे। तो मैं तो उसके पहले दिन ही बोल दिया कि कल ममता बनर्जी का आखिरी दिन है क्या, अरेस्ट हो जाएंगे। तो डर के मारे ममता बनर्जी रास्ते में सड़क में आए ही नहीं। तो भाई अगर कोई रास्ते में सड़क में उतरने के लिए भी उनको नहीं हिम्मत हो रहा है, तो क्या वो लड़ते हुए देखेंगे। ऐसा हवा में बात करना, सोशल मीडिया में बात करना ठीक है, लेकिन आपको तो कॉन्फिडेंस देना होगा अपने वर्कर को, किधर है आप। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया आपने। चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्धशील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।